हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की, जिसमें हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, प्रेफरेंसेस की, यूटिलिटी की, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व। इन चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? तो देखिए, हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक इनकम होती है और हर एक इंडिविजुअल अपनी इनकम के अकॉर्डिंग गुड्स के ऊपर स्पेंड करता है। तो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर है ऑन डिफरेंट गुड्स, सो कैसे कंज्यूमर ये डिसाइड करे कि वो किन गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करे जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव हो। तो दिस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हाउ कंज्यूमर कैन गेट अ मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। उसको कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव हो, वो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का सिलेक्शन करे। ऐसा तो नहीं होता कि आपकी जो इनकम आ रही है आपने कुछ भी ऐसे ही मनाया और आपने पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट परचेज कर लिया। कोई भी कंज्यूमर है, अगर वो किसी गुड्स को परचेज करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये होता है, वो गुड उसे लाइक आता है, पसंद आता है उसे, या फिर वो कहीं ना कहीं वो पहले उस गुड्स का कंजम्पशन कर चुका होता है। तो पर्टिकुलर गुड के ऊपर अगर कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, दैट मीन्स इट गिव्स अ सम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसे कुछ ना कुछ उस गुड से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो कंज्यूमर को ये डिसाइड करना है कि वो अपनी इनकम को किन गुड्स पर स्पेंड करे जिससे कि उसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सके। इसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के नाम से जानते हैं। अब जो ये कॉम्बिनेशन होगा, व्हाट विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन क्या होंगे कंज्यूमर के लिए जिससे उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव हो। तो ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज लाइकनेस, कि कंज्यूमर किस तरीके के प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, क्या प्रोडक्ट को वो लाइक कर रहा है। और सेकंड हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की। कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रोडक्ट तो पसंद है बट कंज्यूमर की जो पॉकेट है वो अलाउ नहीं करती, उसकी इनकम इतनी नहीं होती है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। तो लाइकनेस तो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बट अफोर्डेबिलिटी नहीं है टू बाय दैट पर्टिकुलर गुड। सो दैट्स व्हाई दिस totally depends on the likes of the consumer and what the consumer can afford to buy। इसी लाइकनेस को, जिस हम लाइकनेस की बात कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर जो इस गुड को लाइक कर रहा है, इसे हम बोलते हैं प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है पर्टिकुलर गुड के लिए, किस तरीके के गुड को लेकर के कंज्यूमर जो है वो अपनी प्रेफरेंस डिसाइड कर रहा है। और ये प्रेफरेंस डिसाइड करने में एक तो हमने बात की अफोर्डेबिलिटी की, उसकी इनकम की, और एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है अफोर्डेबिलिटी में, दैट इज अ प्राइस। ठीक है, क्योंकि प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट का कम होगा तो प्राइस के कम होने से अफोर्डेबिलिटी यानी कि जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। दो चीजों से परचेजिंग पावर कंज्यूमर की इंक्रीज होती है, एक तो प्राइस डिक्लाइन होगा तब, और दूसरा अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो भी परचेजिंग पावर इंक्रीज करती है। नाउ यहां पर हमने कुछ अजम्पशंस ले रखे हैं। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंज्यूमर हो वो केवल केवल दो गुड्स का कंजम्पशन नहीं करता, मल्टीपल गुड्स का कंजम्पशन हम डेली लाइफ के अंदर करते हैं। कोई भी कंज्यूमर हो वो कई गुड, दो से ज्यादा गुड्स का कंजम्पशन करता ही करता है। बट फॉर अ टाइम बिंग हमने ये अजम्पशन माना कि हम केवल दो गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, और वो दो गुड्स कौन से हैं, बनानास एंड मैंगो। तो यहां पर देखिए, हमने एक बंडल बनाया x1 x2। तो ये x1 x2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 रिप्रेजेंट कर रहा है बनाना को और x2 रिप्रेजेंट कर रहा है मैंगो को। तो मैंगो और बनाना, ये x1 और x2 की वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, ये x1 और x2 की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। जीरो कैसे हो सकती है, मान लीजिए हमने इसको कहा x1 x2, मतलब x1 बनाना एंड x2 मैंगो। तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जिसे 5 बनाना परचेज करना हो बट वो मैंगो के ऊपर बिल्कुल भी एक्सपेंडिचर करना नहीं चाहता है, तो वैल्यू जीरो हो सकती है। कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिससे जीरो बनाना बेसिकली परचेज करना हो और वो 10 यूनिट ऑफ मैंगो पे स्पेंड करने के लिए रेडी हो। तो डिफरेंट कंज्यूमर हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस डिपेंड अपॉन देयर लाइकनेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नाउ
व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? तो देखिए यूटिलिटी का सिंपल मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि किसी भी गुड को जब कोई भी कंज्यूमर जब किसी गुड को परचेज करता है तो उससे जो उसे वो सेटिस्फैक्शन अचीव होता है, इसी सेटिस्फैक्शन को नाम दिया गया यूटिलिटी। और इसी को हम बेसिकली जानते हैं यूटिलिटी के नाम से कि यूटिलिटी हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट यूटिलिटी होती है। किसी को हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कि किसी को एप्पल पसंद है, किसी एक पर्सन को एप्पल बहुत पसंद है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसको उस पर्टिकुलर गुड से यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। जबकि हो सकता है कि किसी को एप्पल ना पसंद हो, तो इसका मतलब कि उसको वहाँ पर एप्पल से यूटिलिटी नहीं मिलेगी। तो एक ही प्रोडक्ट है, एक ही एप्पल एक प्रोडक्ट है, और दो अलग अलग लोगों के लिए दो अलग अलग यूटिलिटीज हो रही हैं। एक को लिए यूटिलिटी हायर है बिकॉज ही लाइक्स एप्पल, एंड द अदर पर्सन ही डोंट गेट एनी यूटिलिटी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज ही डोंट वांट टू कंज्यूम एप्पल। उसे सेकेंड पर्सन को एप्पल से यूटिलिटी बेसिकली नहीं मिल रही है क्योंकि वो एप्पल को कंज्यूम करना नहीं चाहता। तो हर एक डिफरेंट लेवल जो होगा यूटिलिटी का, वो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होगा। आई होप दिस पार्ट विल बी क्लियर। अब हम बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी की। कार्डिनल नंबर्स आपने पढ़े होंगे मैथ्स में, और इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी तो देखिए हमने जाना कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम कंज्यूम करते हैं या हम परचेज करते हैं तो वहाँ से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी कहता है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, और यूटिलिटी को किस में मेजर कर सकते हैं? यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि किसी को, अगर किसी एक पर्सन ने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है तो उसे वहां से कितनी यूटिलिटी मिलेगी, वी कैन मेजर इट। तो ये किसके अंदर होता है? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर ये चीजें आती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं। व्हाट इज मीन बाय टोटल यूटिलिटी? देखिए टोटल यूटिलिटी का सिंपल मतलब होता है कमोडिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन। क्या है? टोटल सेटिस्फैक्शन जो आप ड्राइव कर रहे हैं कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स। सो मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो डिफरेंट गुड्स को बेसिकली कंज्यूम कर रहा है। मान लेते हैं गुड्स है ए बी एंड सी। तो ए प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहा है, ए से मान लेते हैं उसे 10 यूटिलिटी मिल रही है, बी से उसे 5 मिल रही है, और सी से उसे अगेन 10 यूटिलिटी मिल रही है। तो हर एक प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिल रही है ना कुछ उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसी ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसने परचेज किया या कंज्यूम किया। तो जब इस हर एक प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी मिल रही है, जब इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारी ये क्या हो जाएगी? टोटल यूटिलिटी। So total utility is total satisfaction derived from consuming the given amount of some commodity X. तो टोटल यूटिलिटी का ये बेसिकली मतलब हुआ जहां पर हम ओवरऑल सेटिस्फैक्शन को ऐड ऑन करते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी? तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। व्हाट चेंजेस अकर इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक एडिशनल कमोडिटी के कंजम्पशन पर, ध्यान रखिएगा, अभी इसको हम टेबल और ग्राफ से भी समझेंगे। एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी से टोटल यूटिलिटी में क्या चेंजेस हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। अभी हम इसको कैलकुलेट करके भी देखेंगे, हम इसका भी प्रैक्टिकल यूज भी देखेंगे। एंड TUN इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MUN माइनस 1 प्लस MUN। N यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कमोडिटी को, कि कितने नंबर ऑफ कमोडिटी बेसिकली आपने कंज्यूम किया है। ओके ओके, तो ध्यान से इस पर्टिकुलर टेबल को समझिएगा। ये जो टेबल है ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉलम आपके पास में है, जहाँ पर फर्स्ट कॉलम है यूनिट्स का, सेकंड कॉलम है टोटल यूटिलिटी का, एंड थर्ड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर आप फर्स्ट कॉलम को देखें तो यूनिट, हर एक
एडिशनल यूनिट यहाँ पर इंक्रीज होती हुई चली जा रही है। जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज हो रही है, यानी कि 1 से लेके अगर हम 6 तक ध्यान से देखें तो आप क्लियर देख पाएंगे कि टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यू डिक्लाइन हो रही है। तो क्या है कि जब भी किसी भी कमोडिटी का हम कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करते हैं, किसी भी कमोडिटी का हम कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करते हैं तो टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल कि हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, आपको बहुत प्यास लगी थी, तो आपने अपने प्यास को कम सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए 1 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, जिससे आपको टोटल यूटिलिटी कितनी अचीव हुई? 12। अभी हम टोटल यूटिलिटी की बात करें, फिर आगे अभी हम मार्जिनल यूटिलिटी की भी बात करेंगे। तो 1 ग्लास ऑफ वाटर से टोटल यूटिलिटी आपको कितनी कंज्यूम हुई? 12। बट स्टिल अभी भी आप प्यासे हैं, अभी भी आपको प्यास लगी है, तो आपको ने क्या किया? सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर भी कंज्यूम किया। जब सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, आप और सेटिस्फाई हुए, आपकी टोटल यूटिलिटी और इंक्रीज हुई, कितनी हो गई? 12 से 18 हो गई। थर्ड ग्लास ऑफ वाटर आपने कंज्यूम किया, अब आपकी जो प्यास है वो पहले से और कम हो गई और टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज हुई 22। नाउ स्टिल आपने 4 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया और यहां पर आपको टोटल यूटिलिटी कितनी अचीव हो रही है? 24। ये 24 अगर आप टोटल यूटिलिटी में देखें तो ये मैक्सिमम है 24, इससे ज्यादा टोटल यूटिलिटी यहां पर ड्राइव नहीं हो रही है। तो क्या अभी भी आप 5th ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करेंगे? क्यों? क्योंकि 4th यूनिट पर भी टोटल यूटिलिटी 24 हो रही है और 5th यूनिट पर भी टोटल यूटिलिटी 24 हो रही है। सो डेफिनेटली आप 5th यूनिट कंज्यूम करेंगे, 5th ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करेंगे। सिंपल रीजन ये है कि कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर इज ऑलवेज आर रैशनल। कंज्यूमर हमेशा रैशनल होता है, वो अपने फायदे के बारे में सोचता है, तो उसे यहाँ पर 4 यूनिट्स मिल रही है, जबकि अगर वो एक और यूनिट कंज्यूम कर ले तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि 5th यूनिट पर जब वो 4 से 5th यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसे एक एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट भी मिलेगी और उसके टोटल यूटिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होने वाले। तो डेफिनेटली कंज्यूमर 5th यूनिट का कंजम्पशन करेगा और टोटल यूटिलिटी अचीव करेगा मैक्सिमम विच इज 24। क्या वो 6th ग्लास ऑफ वाटर या 6th यूनिट कंज्यूम करेगा? डेफिनेटली नहीं कंज्यूम करेगा। क्यों नहीं कंज्यूम करेगा? क्योंकि अगर वो 6th यूनिट कंज्यूम करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है, 24 से 22 आती है। टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने का मतलब ये है कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज करता है, अब उसे और नीड नहीं है, वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका, ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड एट 5th ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज हेयर ही रिसीव्ड 24 यूटिल्स इन टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हम कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, वैसे हमारी टोटल यूटिलिटी कंटिन्यू इंक्रीज होती हुई चली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है बेसिकली ये कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन के ऊपर अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि 1 ग्लास ऑफ वाटर आपने अभी कंज्यूम किया, सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर आप 2 घंटे के बाद में कंज्यूम कर रहे हैं, या कोई भी यूनिट आप 2 घंटे के बाद कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन के ऊपर अप्लाई है। तो जब भी यूनिट्स जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे, टोटल यूटिलिटी क्या होगी? डिक्लाइन करेगी। नाउ कम टू द मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी आप देखें कि जैसे जैसे यूनिट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो रही है। तो जो 5th पॉइंट है, कोई भी जो रैशनल कंज्यूमर होगा वो 5th यूनिट को चूज करेगा, क्योंकि 5th यूनिट पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। सो इसी को हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्मूले की, कि हम मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों ने जो निकाला था वो मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर आपने देखा 12(6), ये हम कैसे मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पीछे एक फॉर्मूला देखा था मार्जिनल यूटिलिटी का, और उसमें मैंने आपसे कहा था MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल हमें
सपोज फोर्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो फोर्थ यूनिट की निकालनी, इसका मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो n की जगह पर हम क्या रख देंगे 4, सो mu4 इज इक्वल टू tu4 माइनस tu(n-1) यानी कि 4 माइनस 1 tu4 माइनस tu4-1 विच इज tu3। tu4 टोटल यूटिलिटी 4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 24, टोटल यूटिलिटी 3 की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है 22, और जब 24 में से हमने 22 माइनस किया तो हमें क्या अचीव हुई वैल्यू 2, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो 4 की होगी वो कितनी आ जाएगी 2। इस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मैंने अभी आपसे पहले भी बोला, मार्जिनल यूटिलिटी ये शो करती है चेंजेस इन टोटल यूटिलिटी, वन एडिशनल कमोडिटी जब आप कंज्यूम करते हो तो आपकी टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए ग्राफ से देखते हैं। देखिए ग्राफ में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है, ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है, और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपकी टोटल यूटिलिटी की लाइन है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन भी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी की जो ब्लैक वाली लाइन है ये कंटिन्यू क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। देखिए फिफ्थ यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, और इसके बाद फिफ्थ यूनिट के बाद में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है। जैसे ही पर्सन अगर 6 यूनिट की तरफ जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी नेगेटिव में हो जाएगी। जिस पॉइंट पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी 0 है उस पॉइंट पर देखिए टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम है। ध्यान रखिए मैंने ये भी कहा कि टोटल यूटिलिटी हमने अभी टेबल में देखा कि इस पॉइंट पर भी टीयू मैक्सिमम है, बट कंज्यूमर कहां तक जाएगा, कंज्यूमर फिफ्थ यूनिट तक कंज्यूम करेगा। क्यों कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसे इतनी अमाउंट 1 एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए मिल रहा है, और उसके सेटिस्फैक्शन लेवल टोटल यूटिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ही विल गो फॉर फिफ्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी। बट कंज्यूमर नेवर गो फॉर द सिक्स्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी। क्यों, क्योंकि सिक्स्थ यूनिट पर मैंने आपसे कहा टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है 24 से 22 एंड मार्जिनल यूटिलिटी विल बी नेगेटिव। सो टोटल यूटिलिटी जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। 1 मार्क्स का एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, व्हेन टीयू मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू 0। अगर अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो टोटल यूटिलिटी पहले देखिए इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसमें यहां पर मैं कुछ पॉइंट मान लेता हूं, बी सी डी ई एंड एफ। तो टोटल यूटिलिटी को ध्यान से देखिए, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है पहले इंक्रीजिंग रेट से, और व्हाट इज मीन बाय रेट, रेट इज नथिंग बट द स्लोप। तो यहां पर टोटल यूटिलिटी का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल यूटिलिटी का अगर आप ध्यान से देखें तो चेंजेस किस में हो रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का जो चेंज है बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी। सो यहां पर टीयू इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से, फिर देखिए टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो कर रहा है बट किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। कर्व देखिए बेंड होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद यहां देखिए इस डी से ई पॉइंट के बीच में टोटल यूटिलिटी का कर्व कांस्टेंट है, और ई पॉइंट के बाद में टोटल यूटिलिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, decrease at decreasing rate when he basically chooses a sixth unit of commodity। बट कोई भी रैशनल कंज्यूमर कभी भी 6 की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर उसकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी। सो इसी पॉइंट को, ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप ये पार्ट आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप जो है कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मार्जिनल यूटिलिटी, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्या कहता है, इट सिंपली स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम consuming each additional unit of a commodity declines as its consumption increases while keeping other commodities constant। तो जो अदर कमोडिटीज हैं उनको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और सिंपली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, वो आपका डिक्लाइन करता है जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन इंक्रीज करते हुए चले जाते हो। ओके, अब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू
डिमांड कर्व, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व सिंगल कमोडिटी केस में कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं। तो देखिए जब सिंगल कमोडिटी केस में हमने देखा कार्डिनल यूटिलिटी का जो ड्राइव करेंगे अगर हम डिमांड कर्व, तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा कर्व वो भी हमारा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। और दोनों ही चीजों में क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सो देखिए डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो ये सिंपल यहाँ पर आपको देखिए डिमांड कर्व का ग्राफ दिख रहा है जहां पर वाई एक्सेस पर प्राइस है, एक्स एक्सेस पर क्या लिया गया है, एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी ली गई है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी ये दोनों क्या है, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। मींस प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगी और अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। दिस इज सिंपली अ लॉ ऑफ डिमांड। बट इसमें हम बहुत से अदर अजम्पशंस को भी लेते हैं कि जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि हम बात करें इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, उनके ऊपर भी कंज्यूमर की जो डिमांड है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो डिमांड कर्व बेसिकली क्या है, इट्स अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, ओके, विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द सेम कमोडिटी। तो डिफरेंट प्राइस पर देखिए डिफरेंट प्राइसेस यहाँ 50, 40, 30, 20, 10 इस तरीके से यहाँ पर प्राइसेस आपको दे रखे हैं। जब प्राइस 40 है तो कंज्यूमर 15 क्वांटिटी को परचेज कर रहा है, सॉरी 5 क्वांटिटी को परचेज कर रहा है। When the price drop from 40 to 20, consumer basically purchase a 30 quantity of that particular product. So this is basically a law of demand in case of a single commodity case. Now we are talking about ordinal utility analysis. What is ordinal utility analysis? और देखिए कार्डिनल यूटिलिटी में कहा गया था कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स में हम मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी में कहा गया कि जो कार्डिनल यूटिलिटी है ये पूरी तरीके से गलत है और इन्होंने कहा कि ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम रैंक कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें ये गुड पसंद है और हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल दूसरे से ज़्यादा है, बट कितना ग्रेटर है ये हम नहीं बता सकते हैं। ये हम बता सकते थे कार्डिनल यूटिलिटी में, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी ने तो कहा पूरी तरीके से कार्डिनल यूटिलिटी को नेग्लेक्ट कर दिया और सिंपली उन्होंने कहा कि हम यूटिलिटी को मेजर कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ और सिर्फ रैंक कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ जो राम है राम की यूटिलिटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू द श्याम, ओके। और इसी ऑर्डिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व गिवन बाय J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन। तो जो इंडिफरेंस कर्व है इसे किसने दिया था, J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन। नाउ व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? सो इंडिफरेंस कर्व का मतलब है इनडिफरेंट, देखिए नाम से ही पता चल रहा है इनडिफरेंट, बट इसमें इनडिफरेंट का मतलब क्या है, यहां पर इनडिफरेंस कर्व देखिए एक आईसी यहां पर आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है, दो एक्सेस दिख रही हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पर देखिए बनाना लिया गया है, वाई एक्सेस पर क्या लिया गया है, यहां पर मैंगोज लिया गया है और यहां पर एक कर्व प्लॉट किया गया है जिसके हमने लिखा हुआ आईसी। आईसी इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। तो ये ए, व्हाट इज द ए? ए एक बंडल है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,15। मतलब कोई एक पर्सन है जिसने ए बंडल चूज किया जिसमें 1 यूनिट ऑफ बनाना और 15 यूनिट ऑफ मैंगोज। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम इसे x, y के फॉर्मेट में बेसिकली शो करते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट हम x और y की, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू लिखी है ये x एक्सेस की है और जो सेकंड वैल्यू लिखी है y एक्सेस की है। इसी तरीके से हम बी बंडल में देखें तो बी बंडल में क्या है 2,15 मीन्स 2 यूनिट ऑफ बनाना एंड 15 यूनिट ऑफ मैंगोज। सी में देखिए 3,10 3 यूनिट ऑफ बनाना एंड 10 यूनिट ऑफ मैंगोज। डी में 4 यूनिट ऑफ बनाना एंड 9 यूनिट ऑफ मैंगोज। इस जब हम इन सारे बंडल्स को बेसिकली सारे पॉइंट्स को ए बी सी डी को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है जिसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। व्हाई इट इज इनडिफरेंट? इट इज इनडिफरेंट बिकॉज
all the point which lie on the indifference curve gives the same level of satisfaction to the consumer, चाहे वो बंडल ए हो, बंडल बी हो, बंडल सी हो, बंडल डी हो, ये सभी बंडल जो है कंज्यूमर को इक्वल यूटिलिटी देंगे, इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे, कोई भी बंडल हो। क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में कहा गया कंज्यूमर इज सेड टू बी इनडिफरेंट ऑन डिफरेंट बंडल्स। कोई भी बंडल, ये डिफरेंट बंडल्स है ना, ए एक डिफरेंट बंडल है, बी एक डिफरेंट बंडल है, सी डिफरेंट है और डी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि सब में बनाना और मैंगो की क्वांटिटी अलग अलग है। किसी कोई ऐसा पर्सन होगा जिसे बनाना ज़्यादा परचेज करना होगा और मैंगो कम परचेज करना होगा, तो जिसे ज़्यादा बनाना चाहिए और मैंगो कम चाहिए वो कौन सा चूज करेगा? बंडल डी चूज करेगा। क्यों? क्योंकि डी में देखिए आप ए बी सी में से सबसे ज़्यादा बनाना किसमें है? वो डी में क्वांटिटी मिलेगी, और मैंगो में सबसे कम किसको मिलेगा? तो डी बंडल में मिलेगा। तो वो पर्सन जिसे बनाना ज्यादा परचेज करना है, ज्यादा कंज्यूम करना है और मैंगो कम करना है, वो कौन सा बंडल चूज करेगा? बंडल डी। कोई ऐसा पर्सन है जिसे मैंगो ज्यादा कंज्यूम करना है और बनाना कम करना है, तो वो क्या चूज करेगा? बंडल ए। लेकिन कोई भी पर्सन, वो चाहे बंडल ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें या डी की, यूटिलिटी सभी को सेम मिलेगी, सबका सेटिस्फैक्शन लेवल, यूटिलिटी लेवल सेम होगा, बिकॉज इनडिफरेंस कर्व सेड all the point which lie on the indifference curve give same level of the utility to the consumer। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलिए समझते हैं। तो पॉइंट ए से जब हम पॉइंट बी यानी बंडल ए से बंडल बी पर जब हमारा मूवमेंट होगा, तो वो मूवमेंट इस तरीके से नहीं होगा कि आप डायरेक्ट इस पर्टिकुलर स्लोप से उतर आए। सबसे पहले आपका जो मूवमेंट होगा वो वाई एक्सिस पर होगा और आप ए पॉइंट से ई पॉइंट पर आएंगे, और फिर आप ई पॉइंट से आगे बढ़ेंगे बी पॉइंट की ओर। सो मीन्स ए पॉइंट से आप ई पॉइंट पर आए तो चेंजेस देखिए किस एक्सिस में हो रहा है। ये ए से ई, जो ए ई है ना, ये कौन सा किस एक्सिस पर है? ये वर्टिकल एक्सिस है, यानी कि ये वाई एक्सिस है। तो चेंजेस किस में हुए? वाई एक्सिस में। जब आप ई से बी में जा रहे हैं, ई पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन है ये ई से बी में, ये किस एक्सिस के पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो चेंजेस किस में हुए? एक्स एक्सिस में। सो स्लोप क्या कहता है? व्हाट इज द स्लोप? द फॉर्मूला ऑफ स्लोप इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज नथिंग बट चेंजेस। So changes in y axis upon changes in x axis. So indifference curve में ये जो अभी आपके सामने इंडिफरेंस कर्व है, इसमें देखते हैं कि कितना हमारे पास में चेंज आया। इफ वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आ रहे हैं तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि मैंगोज में हम 15 पर थे। देखिए बंडल ए में हम 15 पर थे, और अब हम जब बंडल बी पे जाएंगे तो हमारी यूनिट कितनी हो जाएगी? 12। तो हमें कितने का सेक्रीफाइस करना पड़ा? हमें 3 मैंगोज का सेक्रीफाइस करना पड़ा। और बनाना में कितने गेन होगा? जब ए पे थे तो हमें 1 यूनिट ऑफ बनाना मिल रहा था, और जैसे ही हम बी पे आए हमें 2 यूनिट ऑफ बनाना मिल रहा है। तो यानी कि हमारे पास में 1 एडिशनल बनाना गेन होगा। तो यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो स्लोप क्या हो जाएगा? 3/1 विच इज इक्वल टू 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होगा। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग एमआरएस बोलते हैं। क्लियर? तो हमारा मूवमेंट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हुआ, इस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं। चलिए अब हम सेकेंड पॉइंट, एक और पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। इफ वी मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, अगर हम पॉइंट बी से पॉइंट सी पर आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? क्लियरली बी पॉइंट से कॉमन पॉइंट मैंने एक यहां पर ले लिया, सपोज फॉर एग्जांपल जी। तो हम बी से पहले पॉइंट जी पर आएंगे और फिर जी से किस तरफ चलेंगे? एक्स एक्सिस पर आगे चलेंगे टू अचीव पॉइंट सी। व्हेन we are moving from point B to point C, we have clearly seen that there is a declining in mangoes from 12 units to 10 यूनिट। मैंगो में कितना डिक्लाइन हुआ? 12 से 10, यानी कि कितने का डिक्रीज हुआ?
2 यूनिट का डिक्लाइन हुआ, और गेन कितने का हुआ बनाना में, 1 यूनिट का। 2 से हम किस पे आ गए, 3 यूनिट पे। तो गेन कितने का हुआ बनाना में, 1 पर्टिकुलर यूनिट। तो अगर यहाँ पे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि स्लोप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 2/1। तो याद करिए ए से बी के बीच में, जब हमने ए से बी के बीच में कैलकुलेट किया था, तो ए से बी के बीच में हमारा कितना आया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, 3:1। जब बी से सी पर जा रहे हैं तो 2:1, और जब सी से डी पर जा रहे हैं तो 1:1। सो दैट मीन्स अगर हम इंडिफरेंस कर्व पर डाउनवर्ड आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व पर है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्लोप डिक्रीज करेगा। ध्यान रखिएगा सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। when we are moving downward in difference curve, marginal rate of substitution declining, marginal rate of substitution falls. I hope this part is clear. ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये इस इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है, दिस इज अ कॉन्वेक्स इन नेचर। इस इंडिफरेंस कर्व के शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। कैसा शेप है, कॉन्वेक्स शेप है ये। वाई इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, देखिए ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये कैसा है, डाउनवर्ड है, क्लियरली आपको दिख रहा है। क्यों, यहाँ पर डाउनवर्ड से क्या मतलब है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपने सुना ही भी होगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैंगोज का सैक्रिफाइस हो रहा है और बनाना का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यह इसका मतलब जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन यहाँ पर टोटल यूटिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, टोटल यूटिलिटी रिमेन द सेम। ओके, सो मैंगोज और बनाना। सो देखिए जब हम ए से बी पर आ रहे हैं तो हमने क्या देखा था कि हम 3 यूनिट ऑफ मैंगो का सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ बनाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 3 यूनिट मैंगो का सेक्रीफाइस करेंगे, 3 यूनिट ऑफ मैंगो, 3 मैंगो हम कंज्यूम ना करें, तब हमें जाके 1 यूनिट ऑफ बनाना मिलेगा। अगर हम ए से बंडल बी की तरफ जा रहे हैं तो ए से बी के बीच में हमें 3 यूनिट मैंगो का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एक बनाना के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंज्यूमर ए से बी की तरफ मूव करेगा उसके लिए बनाना ज़्यादा प्रेफरेंस, बनाना को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देगा एज कंपेयर टू द मैंगो। तभी तो वो 3 मैंगो का सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ बनाना। दैट मीन्स फॉर हिम बनाना इज मोर प्रेफरेबल एज कंपेयर टू द मैंगो। तो हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट यूटिलिटी यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन डिफरेंट बंडल्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व पर आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगी। ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या जिसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, MRS इज इक्वल टू सिंपली del y by del x। आई होप दिस पार्ट विल बी क्लियर। नाउ फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम लोगों ने बात किया इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड क्या होगा, डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो इसका रीजन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने देखा क्लियरली यहाँ पर जो चेंजेस थे इंडिफरेंस कर्व के अंदर, कि इंडिफरेंस कर्व में हमारे पास में माना हमने x1 और x2 टू कमोडिटीज, यानी कि x1 को हम क्या लेके चल रहे थे, बनाना, और x2 को हम क्या लेकर के चल रहे थे, मैंगोज। तो जब चेंजेस हुए इसका मतलब चेंजेस दोनों में हो रहे हैं, तो x1 प्लस डेल x1 और x2 प्लस डेल x2, दीज आर द चेंजेस अकर। सो एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये सिंपली आपका ये जो ग्राफ में आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आए ना, तो देखिए ए में चेंजेस हुआ, तो इसको हम x1 x2 अगर बोलें तो यहां पर क्या हुआ, x1 ये जो 2 है ये क्या हुआ, x1 प्लस डेल x1, और 12 क्या हुआ, x2 प्लस
डेल x2। तो चेंजेस हैं वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, यहाँ पर सिंपली ये मैथमेटिकल नोटेशन के फॉर्म में आपको ये दे रखा है। सो इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड because an increase in the amount of bananas along in the indifference curve associated with decrease in the amount of mangoes। so downward ये क्या कह रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि आपको मैंगोज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टू गेन अ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ बनाना। और इसीलिए कहा गया देखिए कि जो डेल्टा x1 होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा बिकॉज क्योंकि डेल्टा x2 लेस देन 0 होगा। ये नेसेसरी कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? डेल्टा x1 क्या था अगर आपको याद हो तो x1 हमने लिया था बनाना और x2 क्या है, मैंगोज। तो यहां पर देखिए क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि x1 ग्रेटर देन 0, तो बनाना जो है ना वो बनाना आपको उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है और मैंगोज की वैल्यू लेस देन जो है वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि आपको मैंगो में सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है टू गेन अ एडिशनल यूनिट ऑफ बनाना। तो आपको अगर बनाना चाहिए तो आपको बेसिकली मैंगोज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाई डेल्टा x1 ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा x2 इज लेस देन 0। The second feature of indifference curve is higher indifference curve gives higher level of satisfaction। इस पर्टिकुलर अगर आप ग्राफ में देखें यहाँ पर तो अगेन यहाँ पर देखिए y एक्सिस पर मैंगोज लिया गया है, x एक्सिस पर बनाना लिया गया है और यहाँ पर आप देखें एक वैल्यू मैंगोज की कांस्टेंट है जो कि वैल्यू क्या है 10 और बनाना में देखें तो 1, 2 और 3 हर एक एडिशनल यूनिट 1 से 2 पर आ रहे हैं और 2 से हम 3 पर आ रहे हैं। देयर आर द 3 इंडिफरेंस कर्व IC1, IC2, IC3। क्या प्रॉपर्टी है, क्या फीचर्स है कि अगर हाइयर इंडिफरेंस कर्व है, हाइयर आईसी है तो हाइयर इंडिफरेंस कर्व से क्या मिलेगी, हाइयर यूटिलिटी अचीव होगी कंज्यूमर को। तो ये हम ग्राफ से यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर 3 पॉइंट है, IC1 पर पॉइंट ए है, IC2 पर पॉइंट बी है और IC3 पर पॉइंट सी है। तो ये जो 10 है मैंगोज तीनों के लिए कॉमन है। वो पर्सन इंडिफरेंस कर्व 1 पर जो पॉइंट ए है या जो बंडल ए है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए जरा। IC1 पर जो पॉइंट ए है अगर हम इसके बंडल इसके कोऑर्डिनेट निकालें, इस बंडल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट सिंपल क्या होता है x, y। तो x, y x पर देखिए वैल्यू कितनी है, पॉइंट ए से देखिए आप तो पॉइंट ए पर x की वैल्यू कितनी है 1 है और y की वैल्यू कितनी है 10। सो 1 क्या हो गया 10 हो गया। तो ए बंडल पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1, 10 यानी कि 1 यूनिट ऑफ बनाना एंड 10 यूनिट ऑफ मैंगोज। इसी तरीके से अगर हम बी पर निकालें, पॉइंट बी देखिए किस पर है, इंडिफरेंस कर्व 2 पर है, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2, 10। तो इसी पॉइंट से अगर आप देखें क्लियरली समझ में आ रहा है कि पॉइंट बी जो है उस पे ज्यादा यूटिलिटी कंज्यूमर को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट बी में देखिए यहां पर बनाना जो है वो ज्यादा उसको मिल रहा है, मैंगो तो सेम है, मैंगो कांस्टेंट है बट बनाना उसको ज्यादा मिल रहा है। तो कंज्यूमर कौन सा चूज करेगा, पॉइंट बी, बंडल बी चूज करेगा और बंडल बी किस पर है, IC2 पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो IC2 पर बंडल है उस पर कंज्यूमर को IC2 गिव्स अ हायर यूटिलिटी टू द कंज्यूमर एज कंपेयर टू द IC1। अगर हम बंडल सी की बात करें जो IC3 पर है तो हम क्या देख पा रहे हैं क्लियरली 3, 10। तो 3 यूनिट ऑफ बनाना एंड 10 यूनिट ऑफ मैंगोज, अगेन मैंगो कांस्टेंट बट 1 एडिशनल यूनिट ऑफ बनाना इज हेयर एट बंडल सी विच इज लाई ऑन इंडिफरेंस कर्व 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि IC जो 3 है इट गिव्स हायर यूटिलिटी एज कंपेयर टू द IC2। तो हमने ये कहा IC3 gives a higher utility as compared to IC2 and IC2 gives a higher utility as compared to the IC1 to the consumer, and that's why we are saying that higher indifference curve gives a greater level of satisfaction or greater level of utility to the consumer। अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, द सिंपल रीजन, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए कि जो इंडिफरेंस कर्व है एक हमारा IC1 है और दूसरा हमारा IC2 है।
तो अभी हमने प्रीवियस क्या पढ़ा कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स अ हायर यूटिलिटी, तो उस अकॉर्डिंग जो IC1 पर है ये IC1 वाला लोअर यूटिलिटी देगा और IC2 वाला हायर यूटिलिटी देगा। तो देखिए जो पॉइंट ए है, ये जो बंडल ए है ना, ये तो दोनों पर कॉमन है, IC1 पर भी लाई कर रहा है और IC2 पर भी लाई कर रहा है। तो बंडल ए जो है ये IC1 पर भी लाई कर रहा है और IC2 पर भी लाई कर रहा है। तो IC1 पर कौन से दो बंडल हैं, एक हमारे पास में ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो IC1 पर हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू बी। क्यों कहेंगे IC1 जो कर्व है इस पर A इज इक्वल टू बी क्यों कहेंगे, क्योंकि जितना सेटिस्फैक्शन, जितना यूटिलिटी A को मिल रहा है उतना ही यूटिलिटी B को मिल रहा है। ये हम कैसे कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व होगा, इंडिफरेंस कर्व पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा, इट गिव्स अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। कोई भी एनी पॉइंट, यहां पर जो हमने पढ़ा था बंडल ए हो, बी हो, सी या डी, कोई भी बंडल हो, ये जितने भी इंडिफरेंस कर्व पर लाई कर रहे हैं, इट गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो उस बेसिस पर हमने कहा ए इज इक्वल टू बी बिकॉज ए इज ऑल्सो लाई ऑन द इंडिफरेंस कर्व 1 एंड बी बंडल जिसके कोऑर्डिनेट 9,7 है, ये दोनों सेम इंडिफरेंस कर्व पर लाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों की यूटिलिटी क्या होगी, सेम होगी। ये हम बात कर रहे हैं IC1 की। इसी तरीके से अगर हम IC2 की बात करें तो ए पॉइंट दोनों में कॉमन है, यानी कि जो ए बंडल है वो IC2 में भी आएगा। तो IC2 में हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू सी, विच इज ए के कोऑर्डिनेट क्या है 7,10 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 9,5। तो IC1 में हम कह रहे हैं A इज इक्वल टू बी और IC2 में हम कह रहे हैं A इज इक्वल टू सी। क्या ये पॉसिबल है? A इक्वल टू सी क्यों कहा? क्योंकि IC2 पर ही दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं A और C और सेम इंडिफरेंस कर्व पर सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलती है। तो अगर A इज इक्वल टू बी, जिसको हम इक्वेशन 1 मान लें, और A इक्वल टू सी, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो बाई 1 एंड 2 वी कैन क्लियरली से दैट B इज इक्वल टू सी। तो क्या ये B इज इक्वल टू सी, ये इंडिफरेंस कर्व में ये पॉसिबिलिटी बनेगी? बिल्कुल ये कंडीशन नहीं बनेगी, इट नॉट होल्ड। क्यों? क्योंकि B और C की जो यूटिलिटी है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि जो B है वो IC1 पर लाई कर रहा है और जो हमारा C है इट लाई ऑन द IC2। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि टू इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो ये हमारा चैप्टर 2 है बेसिकली NCERT का, और ये खत्म हुआ है। इसमें अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।